ले उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। तो बच्चों, आप 11th में आ चुके हैं एंड यू हैव टेकन बायोलॉजी, तो यू आर द फ्यूचर डॉक्टर। लेकिन क्या डॉक्टर बनना इतना आसान है? नो। डॉक्टर मेडिकल प्रोफेशन इज द मोस्ट रेस्पेक्टेड जॉब इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आजकल आप देख रहे हैं डॉक्टर्स को सब सैल्यूट कर रहे हैं, राइट? तो बेटा, वेल बिगिनिंग इज द हाफ डन। अच्छी शुरुआत का मतलब आधा काम हो गया। तो आप लग जाइए अभी से, ठीक है? और कहते हैं, भूल गया शेर, भूल भी जाता हूं मैं, ठीक है? चलिए बाद में सुना दूंगा। चलिए दूसरी सुना देता हूं, हरवंश राय बच्चन की। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो तुम, क्या कमी रह गई सुधार करो तुम। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो तुम, क्या कमी रह गई उसे सुधार करो तुम। लहरों से लड़े बिना नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जब अरुणिमा सिन्हा, जिसकी एक पैर कट गया था, आपको पता होगा, वो एक आर्टिफिशियल लेग के साथ, प्रोस्थेटिक लेग कहते हैं उसको, उसके साथ वो माउंट एवरेस्ट चढ़ सकती है। तो डॉक्टर बनना कौन सी बड़ी बात है? यू कैन डू एनीथिंग, बिलीव यू कैन डू। तो बेटा आप टॉपिक पे आते हैं, ठीक है? तो टॉपिक ये है हमारा कि जैसे आपको मैंने पढ़ाया है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर देयर आर लॉट्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। तो मैं दो सेल ऑर्गेनल की बात करना चाहूंगा यहाँ पर, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों बहुत ही यूनिक सेल ऑर्गेनल हैं। कैसे यूनिक है वो? तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया कैसे यूनिक सेल ऑर्गेनल हैं? यूनिक इस तरीके से है कि इन दोनों के पास दे हैव देयर ओन डीएनए, इनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल है, इनके पास खुद का राइबोसोम है। तो इनको हम कहते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। क्या कहेंगे? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। और कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि दे आर द सेल विद इन सेल, कि ये सेल के अंदर सेल हैं। क्योंकि अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखें तो दैट स्ट्रक्चर रिजेंबल टू प्रोकैरियोटिक सेल, कि भाई जैसे इनमें भी डबल मेम्ब्रेन है बाहर, और आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल में भी दो ही मेम्ब्रेन होती हैं, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनके पास भी खुद का सर्कुलर डीएनए है, 70S राइबोसोम, और प्रोकैरियोटिक सेल में भी यही था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है अच्छी तरीके से। तो हम जरा प्लास्टिड की बात करते हैं। तो प्लास्टिड मैंने आपको बताया था 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट क्या हो गया, जैसे कि जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड होते हैं, दे आर नोन एज द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जो फूड सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं। सेकंड, जो कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, उनको हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। और थर्ड है जो फ्लावर्स और फ्रूट्स को इतने ब्यूटीफुल कलर देते हैं कि हम सब बड़े गाने गाने लग जाते हैं, ठीक है, और कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, रोज वगैरह भी गिफ्ट देते हैं हम एक दूसरे को। तो वो फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, तरबूज खा रहे हैं आप सब, क्या कलर है भाई, अंदर लाल बाहर हरा, वाह। और टमाटर देखो, पहले ठीक है व्हाइट होता है और फिर वो ग्रीन हो जाता है और फिर रेड हो जाता है। और मिर्च भी पहले हरी होती है और बाद में लाल हो जाती है। तो मिर्च कम खाइएगा, ठीक है, गर्मी का मौसम है, नुकसान कर सकती है। तो बेटा मैं ये बता रहा था कि जो फ्रूट्स और फ्लावर्स को कलर दे रहे हैं, दे आर नोन एज द क्रोमोप्लास्ट। तो 3 टाइप के प्लास्टिड हो गए। फर्स्ट क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जो ग्रीन कलर देते हैं और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है। सेकेंड टाइप ऑफ प्लास्टिड इज क्रोमोप्लास्ट। और थर्ड टाइप ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं दे आर कलरलेस प्लास्टिड। और ल्यूकोप्लास्ट बेटा 3 टाइप के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दे आर 3 टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। फर्स्ट, और ये कलरलेस होते हैं, एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट स्टोर करते हैं स्टार्च। तो जैसे आपको पोटैटो होता है, स्वीट पोटैटो होता है, वो ल्यूकोप्लास्ट है, क्लियर। और आपको पता है पोटैटो में क्या है, 100% स्टार्च है, क्लियर। इसी तरीके से दूसरा हो गया
इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट जो होते हैं दे स्टोर ऑयल, फैट स्टोर करते हैं। तो आप देखिए जैसे आप मूंगफली खाते हैं, सोयाबीन खाते हैं, तो इनके अंदर क्या होता है, फैट होता है, राइट। तो ये सब क्या है, व्हाइट कलर होता है इनका भी अंदर से आप देखेंगे। तो वो क्या स्टोर कर रहे हैं, ऑयल, उनको हम कहते हैं इलायोप्लास्ट। और थर्ड होते हैं एलिरोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट, ये प्रोटीन स्टोर करते हैं। आप जानते हैं जितनी भी दालें होती हैं अंदर से आप देखेंगे व्हाइट है, और दालों में आप जानते हैं दे आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर द वेजिटेरियन। क्लियर हो गया आपको। चलिए अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हैं दे आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। और उनमें फूड का ऑक्सीडेशन होता है, तो पूरा रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है उसके अंदर। और देखिए अब अभी जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा फोटोसिंथेसिस, तो हम उसमें थोड़ा डिटेल में लेंगे कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। और जब रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया का भी स्ट्रक्चर भी और ज्यादा डिटेल में लेंगे कि कौन सा प्रोसेस कहां पर हो रहा है। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए जो हमारा एक टॉपिक, जैसे आपने 9th वगैरह में नहीं पढ़ा होगा, कि आप जानते हैं कि जैसे सेल होती हैं, तो जैसे पैरामीशियम है, तो पैरामीशियम में आप जानते हैं, पैरामीशियम तो आप जानते ही होंगे, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। तो पैरामीशियम में क्या पाए जाते हैं, उसकी पूरी सरफेस पर सीलिया पाए जाते हैं, ठीक। या जैसे हमने कहा फ्लैजिला पाए जाते हैं, हाँ। तो जैसे यूग्लिना में क्या पाया जाता है, फ्लैजिला। बैक्टीरिया फ्लैजिला होते हैं। तो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि क्या बैक्टीरिया तो एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ओके, और यूग्लिना एक यूकैरियोटिक सेल है। तो क्या दोनों के फ्लैजिला में कोई डिफरेंस है या नहीं? यस, देयर इज डिफरेंस। तो आप देखिए जैसे कि आपकी बुक में दिया हुआ है, मैं आपको फिगर दिखाऊंगा। ये देखिए आप, इस फिगर को देखिए आप, ये आपको ट्रांसवर्स सेक्शन काटा हुआ है। तो ये यूकैरियोटिक सेल का फ्लैजिला है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जैसे कि यहां पर सबसे बाहर की ओर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये यहां पर आप देखिए दो गोले गोले से नजर आ रहे हैं, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये हमेशा पेयर में होते हैं। और देखेंगे आप 9 है ये कुल मिलाकर, काउंट कर सकते हैं आप, 1, जैसे मैंने यहां से कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 डबल पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल हैं और सेंटर में 2 सिंगल हैं। तो इसको हम 9+2 स्ट्रक्चर कहते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर, 9+2। और देखिए अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल का फ्लैजिला या सीलिया देखें तो उसमें भी पेरिफेरी में 9 पेयर होंगे, डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल, लेकिन सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होगा। तो उसको हम कहते हैं 9+0 स्ट्रक्चर। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया कि यूकैरियोटिक सेल के फ्लैजिला और सीलिया कैसे होते हैं 9+2, और प्रोकैरियोटिक सेल कैसे होते हैं 9+0, क्योंकि उनके सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। अब देखिए मैं इसके बाद बताना चाहता हूं सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोसोम या सेंट्रियोल दे आर जनरली फाउंड इन एनिमल सेल, दे आर एब्सेंट इन प्लांट सेल, क्लियर। और प्रोकैरियोटिक सेल में तो होते ही नहीं है। और आप जानते हैं कि जो सेंट्रोसोम होते हैं दे हेल्प इन द सेल डिवीजन। तो जो हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो सेंट्रोसोम होते हैं इनके चारों ओर वो निकलती रहती हैं रेज जैसी, जिनको हम एस्ट्रल रेज कहते हैं। क्लियर हो गया आपको। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, सारा जो झगड़ा हो रहा है, फसाद हो रहा है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। अरे भैया प्रोकैरियोटिक सेल में हमने क्या कहा, प्रोकैरियोटिक सेल में है प्रिमिटिव न्यूक्लियस, न्यूक्लियस विदाउट मेम्ब्रेन, और सिंगल क्रोमोसोम है। और उसके न्यूक्लियस को हमने न्यूक्लियस भी नहीं कहा, न्यूक्लियोइड कह दिया। और जो यूकैरियोटिक सेल है उसका न्यूक्लियस क्या है, बहुत ही डेवलप है, ठीक है। चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डबल लेयर है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस था मैंने बताया था पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोर भी होता है, उस पोर को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। और क्रोमोसोम्स बहुत सारे हो सकते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म है सेंटर में, ठीक है। तो जब मैं क्रोमोसोम्स की बात करूं
तो बेटा जो क्रोमोसोम्स होता है ना, क्रोमोसोम जो है ये बने होते हैं, आप बताओ, नहीं पता ना आपको, भूल गए? 10th में बताया था मैंने। भास्कर, ब्रजेश, तुम भी भूल गए? बेटा मैंने बताया था क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल दैट ट्रांसमिट पेरेंटल कैरेक्टर्स इनटू ऑफस्प्रिंग। क्लियर? ये बात आपको। हाँ, तो बेटा जैसे मैं बता रहा था, अब जैसे आप ह्यूमन सेल को ही लीजिए। ह्यूमन सेल में क्या है, आप देखिए एक सिंगल, अगर हम सेल, अच्छा हम कहते हैं ह्यूमन के अंदर देयर 46 क्रोमोसोम। तो 46 क्रोमोसोम का क्या मीनिंग है? 46 क्रोमोसोम का मीनिंग ये नहीं है कि पूरी बॉडी में 46 क्रोमोसोम है। इट मीन्स ईच सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग हैज 46 क्रोमोसोम। और 46 इज नॉट द राइट वर्ड। 46 का मतलब हुआ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। और आपको पता है कि ह्यूमन के अंदर 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है और 22 पेयर्स ऑटोसोम। तो जो सेक्स पेयर क्रोमोसोम होते हैं दे डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। अब जैसे किसी के अंदर अगर XY सेक्स क्रोमोसोम है तो क्या हो जाएगा? बोलो बेटा, भाई लड़का होगा, छोरा हो जाएगा, ठीक। और अगर XX क्रोमोसोम है तो क्या होगा? फीमेल, कन्या हो जाएगी, लक्ष्मी आ जाएगी। राइट? क्लियर हो गया आपको? और बाकी जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, ऑटोसोम, उसके अंदर क्या हुआ? वो हमारे डिसाइड करते हैं कैरेक्टर। कोई काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, मेरी तरह बाल कम है, ठीक है, जो भी है डिसाइड कर लेता है। ठीक है, तो बहुत सारे, मतलब देखिए हमारा जितना भी जो कैरेक्टर्स है हमारे अंदर, कोई गुस्से वाला है, कोई कूल है। अब जैसे भास्कर है, मैं इसे जानता हूँ, इसे कभी गुस्सा ही नहीं आता, हमेशा शांत रहता है, पढ़ता रहता है बच्चा। तो ये क्या है? ये कैरेक्टर है। ये तो ये गॉड गिफ्टेड, ये इसके डीएनए में है। राइट? और कुछ बच्चे आप देखते हो वो हमेशा लड़ते रहेंगे दिन भर, तो ये भी वो डीएनए है। ठीक है, और आपको यही बताया था हमने 10th के अंदर कि सम कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड एंड सम आर एक्वायर्ड। कुछ एक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं आप अपनी हैबिट बदल नहीं सकते, तो आप बदल भी सकते हैं। चलिए पॉइंट पर आते हैं। तो बेटा देखो जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर मेड अप ऑफ डीएनए, और डीएनए और इसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन होती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है। जो आप 12th में आ जाएंगे, पूरा एक चैप्टर है डीएनए पर उसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें सिर्फ आपको डीएनए ही पढ़ाऊंगा। और डीएनए का थोड़ा स्ट्रक्चर अभी आपका एक चैप्टर आने वाला है सेल के बाद ही, बायोमोलिक्यूल्स, तो उसमें हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? और डीएनए के साथ साथ डीएनए का छोटा भाई आरएनए, वो भी पढ़ेंगे। क्लियर? तो दोनों का हम पढ़ लेंगे और दोनों में डिफरेंस क्या है वो ही पढ़ लेंगे। तो डीएनए, अच्छा डीएनए से आरएनए बनता है, ये भी ध्यान रखना आप। तो डीएनए जो है पिताजी हो गए और आरएनए क्या हो गया? बेटा हो गया। क्लियर? और आरएनए से क्या बनती है? प्रोटीन। समझ गए? सब पता होना चाहिए। डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए। आरएनए से क्या बनेगी? प्रोटीन। और प्रोटीन से हमारी बॉडी बनी होती है, और जैसे प्रोटीन होती है हमारे अंदर, उसी के अकॉर्डिंग हमारे अंदर क्या आ जाते हैं? कैरेक्टर आ जाते हैं। क्लियर? ठीक है बेटा। और आपको पता होना चाहिए प्रोटीन इज द बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। हमारी पूरी बॉडी किससे बनी हुई है? प्रोटीन से। अच्छा, प्रोटीन से याद आया कि डीएनए में क्रोमोसोम में डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये सब मिलकर क्रोमोसोम बनाते हैं। और जब ये सब मिलेंगे तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिन्हें हम क्रोमोनिमेटा कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रोमोनिमेटा। तो जब बहुत सारे क्रोमोनिमेटा मिल जाते हैं तो उसको हम कहते हैं क्रोमेटिड। क्या कहेंगे? क्रोमेटिड। और एक बात ध्यान रखिए, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं। कितने क्रोमेटिड? एक क्रोमोसोम में 2। और दोनों क्रोमेटिड जिस पॉइंट पे जुड़े रहते हैं उसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। राइट? मैं आपको बुक में दिखाता हूं, यहां पे देखिए आप। तो देखिए जैसे ये आपको, मैंने ये फिगर देखिए, मैंने बुक थोड़ी रंग दी है। तो ये आपको, जैसे ये आपको एक क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है, तो ये मान लीजिए ये एक लंबा थ्रेड है, तो ये क्या हो गया? क्रोमेटिड। एक क्रोमेटिड ये हो गया। और दोनों क्रोमेटिड किस पॉइंट पे जुड़े हुए हैं? सेंट्रोमियर पे।
और इसके अंदर देखिए मैंने बहुत सारे थ्रेड लाइक बना दिए हैं। इसका मतलब क्या है कि ईच क्रोमेटिड हैज मैनी क्रोमोनिमेटा। इसके अंदर बहुत सारे क्रोमोनिमेटा है या क्रोमेटिन फाइबर्स कह सकते हैं आप। ओके, और सेंट्रोमियर के पास ही एक और स्ट्रक्चर अटैच हो सकता है डिस्क लाइक, इसको हम काइनेटोकोर कहते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्स्ट्रिक्शन। अच्छा, अब देखिए आगे इधर पीछे एक और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी हो सकता है जिसको हम सैटेलाइट कहते हैं। राइट, सैटेलाइट। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो बेटा ऑन द मतलब मोटी बात समझ लीजिए आप। मोटी बात ये है ईच क्रोमोसोम हैज 2 क्रोमेटिड। ठीक है, और दोनों क्रोमेटिड जिस पॉइंट पे जुड़े होंगे उसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर से ही जुड़ा हुआ एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, इसे हम कहते हैं काइनेटोकोर। ओके, तो जो सेंट्रोमियर है दैट इज द प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। अब अगर एक क्रोमेटिड को देखें तो उसमें बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं जिन्हें आप क्रोमोनिमेटा कह सकते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स कह सकते हैं। और क्रोमेटिन फाइबर्स हैं ये सब किसके बने हुए हैं? डीएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन के। ओके, अब ये जो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर इन द क्रोमोसोम, हमने क्रोमोसोम के 4 टाइप बना दिए। तो 4 टाइप के आप क्रोमोसोम पढ़ने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट है आपका, ठीक से बैठ जाओ तो थक जाता हूं तो थोड़ा नीचे खिसक जाता हूं। आप सब सोच लोगे सब्जी का पेट जा दिखाई दे रहा है। ठीक है, नोटिस ना करें। तो बेटा मैं ये बता रहा था कि हाँ, तो 4 टाइप के हैं। एक हो गया मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। क्लियर? तो नाम से ही पता चल रहा है। तो देखिए बात करते हैं। पहला आप यहां पे देखिए कि ये मेटासेंट्रिक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल जस्ट मिडिल में है, और इसमें जो क्रोमेटिड की दोनों आर्म है वो लगभग इक्वल साइज की हैं। तो इसको हमने कह दिया मेटासेंट्रिक। मेटा मीन्स मिडिल में। अब मिडिल से अगर थोड़ा ऊपर की ओर आ गया, मतलब एक आर्म थोड़ी छोटी हो गई और एक आर्म बड़ी हो गई क्रोमेटिड की, तो उसको हम कहेंगे सब मेटासेंट्रिक। और थर्ड केस हो गया, अगर मान लीजिए एक आर्म काफी छोटी हो गई और एक आर्म जो है बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, तो उसको हम कहेंगे एक्रोसेंट्रिक। क्लियर? और थर्ड हो गया, सॉरी थर्ड नहीं, फोर्थ लास्ट, कि एक आर्म तो ना के बराबर रह गई और एक आर्म बहुत लंबी हो गई, तो इसको हम कहेंगे टीलोसेंट्रिक। एक बच्चा मेरे से कह रहा था, सर मैंने ऐसे याद रखता हूं कि ये जो है ना सेंट्रोमियर यहाँ आके टीले पे बैठ गया। टीले होते हैं ना गांव में ऊंचाई पर, तो टीले पे बैठ गया, तो इसको आप क्या कह देंगे? टीलोसेंट्रिक। तो बहुत ही इजी है, बिल्कुल मिडिल में है तो मेटासेंट्रिक, मिडिल से थोड़ा आगे हो गया तो सब मेटासेंट्रिक, थोड़ा सा और ज्यादा डिफरेंस आ गया तो एक्रोसेंट्रिक, और बिल्कुल टीले पे आ गया, एक आर्म खत्म हो गई तो टीलोसेंट्रिक। अच्छा एक बात और, कि अगर जैसे हमने कहा ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट। ओके, तो बेटा ये जो चैप्टर था सेल, ये कंप्लीट हो गया अब आपका। और सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल की स्टडी को हम कहते हैं सेल बायोलॉजी। क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। बेटा ये जो पूरी लाइफ है ना वो सेल पे ही डिपेंड है। राइट, तो सेल को स्टडी करिए आप। और आपको पता होना चाहिए जो कोरोना वायरस चल रहा है ना, कोविड-19, ये तो सेल भी नहीं है, इसके पास सेल भी नहीं है। ठीक है, आपने पढ़ा है मैंने कहीं सेल में इसको? नो, इट डज नॉट हैव सेल। ठीक है, इसके पास तो क्या है? बाहर एक प्रोटीन कोट होता है और अंदर जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? या डीएनए होगा या आरएनए, दोनों नहीं होते इसके पास कभी। तो वायरस के बारे में भी पढ़ेंगे, और वायरस की तो बहुत डिटेल में स्टडी होती है, इसको हम वायरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा ये जो मैं बता रहा था आपको सेल, सेल के 3 चैप्टर है आपके सिलेबस में। एक तो हो गया यही जो पढ़ लिया आपने, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेकेंड, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है बायोमोलिक्यूल, जिसमें हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड वगैरह के बारे में, डीएनए, आरएनए के बारे में, एंजाइम वगैरह। और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा सेल डिवीजन, हाउ सेल डिवाइड। ठीक है,
तो थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया है वैसे आपको माइटोसिस मियोसिस के बारे में, लेकिन डिटेल में हम वहां पर पढ़ेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल बेटा, कीप डूइंग हार्ड वर्क, ऑल द बेस्ट, योर फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। ओके, तो बेटा खुश रहिए, सेलिब्रेट करिए, हार्ड वर्क करिए और मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम। और जैसे मैंने अभी सुन रहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि जी क्या कहते हैं, खुशी आए तब मुस्कुराऊं। ना ना ना, खुशी कहती है पहले मुस्कुराओ तब मैं आऊं। तो आप सब मुस्कुराइए, कीप स्माइलिंग, कीप एंजॉइंग, कीप रीडिंग, ऑल द बेस्ट।